अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो लॉ गेट स्पेशल है और इसमें जो है हमने जो सब्जेक्ट शुरू किया हुआ था वो सीपीसी है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जो कि सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड हैं। इसमें हमने बेयर एक्ट की रीडिंग की है और उस सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है जो हमारे लॉ गेट में इंक्लूडेड है। तो आज हमने सीपीसी का फर्दर पढ़ना है सेक्शन 15 से। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर दें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 से हम स्टार्ट लेते हैं जो कि डील करता है कोड इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड जो है वो सेक्शन 15 डील करता है कि कहाँ पे दावा दायर किया जाना चाहिए। इसमें वो कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। कि हम जो भी दावा दायर करेंगे वो लोएस्ट ग्रेड में होगा और वो जो कोर्ट है वो कंपिटेंट भी होनी चाहिए। अगर हम कोर्ट्स की हायरार्की को देखें तो लोएस्ट ग्रेड जो है वो सिविल जज 3rd क्लास की अदालत है, लोएस्ट ग्रेड। लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए, यानी उसकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी हो और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सिविल जज 3rd ग्रेड जो है सबसे छोटी अदालत है तो वो कॉम्पिटेंट भी हो। हमने वहाँ पे अपनी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को भी देखना है, क्योंकि सिविल जज 3rd ग्रेड जो है वो 1 मिलियन तक के एक दावों को सुनने का अहल है। तो अगर हम 1 मिलियन से ऊपर का रिलीफ मांग रहे हैं तो सिविल जज 3rd ग्रेड जो है वो हमारे केस में कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है। अगर हम अपने सूट में 1 मिलियन से ऊपर और 5 मिलियन से कम का रिलीफ मांगते हैं तो हमारा सूट जो है वो जाएगा सिविल जज 2nd क्लास के पास। तो हमारे केस में लोएस्ट ग्रेड जो है वो सिविल जज 2nd क्लास होगी क्योंकि वो कॉम्पिटेंट भी है। तो जिस अदालत के पास पिक्यूनरी और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है और वो उस हायरार्की में सबसे निचली अदालत बनती है तो हम उस अदालत में दावा दायर करेंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको याद रखना है कि प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड सेक्शन 15 है और सूट जो है वो उस कोर्ट में दायर होगा जो कि लोएस्ट ग्रेड की अदालत है और वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। ये जो सेक्शंस हैं ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इनके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 16 है जो कि डील करता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। सेक्शन 16 में जो भी सूट्स बताए गए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। और वो कौन कौन से सूट्स? वो कहता है कि अगर वो सूट रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट से रिलेटेड हो, जिस तरह के ईजमेंट राइट को हमने अगर डिटर्मिन करवाना है, या फिर वो कहता है कि सूट फॉर कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग डन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर वो ऐसी कंपनसेशन के सूट से रिलेटेड हो जिसमें हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया गया हो, या फिर लास्ट पे वो कहता है या फिर सूट हो रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, यानी कि अगर कोई या फिर ऐसा दावा जिसमें हमने अपनी उस मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है जो कि अटैच की गई है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। ये जो 5 तरह के सूट्स हैं वो कौन सी अदालत में दायर किए जाएंगे? इसमें वो कहता है कि दीज टाइप ऑफ सूट्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी कि ये दावे जो हैं उस इलाके की अदालत में दायर किए जाएंगे जहाँ पे हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है। तो जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी मौजूद होगी हम उसी शहर की अदालत में दावा दायर करेंगे, ना कि किसी और शहर की अदालत में। तो इस सेक्शन में याद रखने वाली बात ये है कि सेक्शन 16 जो है वो उन सूट से डील करता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है वो डील करता है सेक्शन 16 में। अब हम बात कर लेते हैं इसी सेक्शन 16 के क्लॉज सी से जो कि रिलेटेड है सूट फॉर फोरक्लोजर and sale or redemption in the case of mortgage of or charge upon immovable property, यानी कि अगर कोई सूट मॉर्गेज से रिलेटेड है यानी कि फोरक्लोजर से या रिडेम्पशन से, तो ऐसी सूरत में दावा कहाँ दायर होगा? उसने हमें 3 ऑप्शंस दे दिए हैं उस इलाके की अदालत में जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी मौजूद है, जिस तरह से हमने पिछले क्लॉजेस में पढ़ा।
दूसरा ऑप्शन उसने हमें बताया है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। कॉज ऑफ एक्शन हम उन फैक्ट्स को कहते हैं जिनकी बिना पर हमें ये महसूस होता है कि अब हमें दावा दायर करना चाहिए, यानी कि वो फैक्ट्स जिनकी वजह से हम केस करते हैं, जिनकी वजह से हम अपना मैटर कोर्ट में लेके जाते हैं। वो कहता है कि जिस इलाके में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो आप उस जगह पे भी दावा दायर कर सकते हैं। और नंबर थर्ड पे वो कहता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो, जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा हो या फिर बिजनेस कर रहा हो या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा हो, यानी कि जहाँ पे वो कारोबार कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या जहाँ पे वो रहता हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्शन 17 की, जो कि डील करती है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा सूट जो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी कि कोई ऐसा दावा होना जो कि लाहौर की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी आता हो, इस्लामाबाद की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता हो, मुल्तान कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता हो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? इसमें वो कहता है कि द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, यानी कि हम उस इलाके की अदालत में दावा दायर कर सकते हैं जहां पे हमारी प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए से उसकी दो प्रॉपर्टीज़ खरीदी, जो कि एक फैसलाबाद में मौजूद है और एक लाहौर में मौजूद है। अब मिस्टर ए जो है वो पैसे लेने के बाद, कंसिडरेशन लेने के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे मेरे हवाले नहीं कर रहा, उसकी रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये जो सूट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी वो फैसलाबाद की अदालत की जुरिस्डिक्शन में भी आता है और लाहौर की अदालत में भी आता है। तो यहाँ पे अब ये सेक्शन में बताता है कि हम किस अदालत में सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आता होता है हमेशा, वो ये है कि कौन सा सेक्शन है जो कि डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से डील करता है। तो आपने बताना है कि सेक्शन 17 डील करता है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में हो। और ये भी वो पूछ सकता है कि जहाँ पे डिफरेंट कोर्ट्स में आता हो कोई सब्जेक्ट मैटर तो वहाँ पे सूट कहाँ पे फाइल करेंगे। द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट, किसी भी अदालत में दावा दायर किया जा सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी का पोर्शन आता हो। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 18 है जो कि डील करता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इज अनसर्टेन। इसमें वो कहता है कि अगर हमें ये बात नहीं पता चल रही कि हमने अपना सूट किस अदालत में दायर करना है, यानी 2-3 कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में हमारा सूट आ रहा है और हमें नहीं पता चल रहा कि हम किस इलाके की अदालत में दायर करें दावा अपना, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उनमें से किसी एक इलाके की अदालत में अपना दावा दायर कर देंगे। कोर्ट जो है वो आपके सूट को ले लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, बट साथ एक स्टेटमेंट भी लिखेगी कि ये जो सूट है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है, यानी मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे पास इस सूट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, क्योंकि ये सूट और भी 2-3 अदालतों की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगी तो उसके बाद वो आपके केस को ट्राई करेगी, उसका ट्रायल चलाएगी। नेक्स्ट प्रोविजो में वो ये कहता है कि बेशक कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो अनसर्टेन है, बट वो सूट की वैल्यूएशन के हिसाब से यानी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 में वो कहता है कि अगर कोर्ट जो है ऐसी स्टेटमेंट अनसर्टेनिटी के हवाले से रिकॉर्ड नहीं करती और जो ओपोजिट पार्टी है वो रिवीजन या अपील के स्टेज पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है कि इस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी जिस कोर्ट ने ये डिग्री पास की है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर सकती है जब तक कि उसे ये नहीं लगता कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी की ग्राउंड नहीं थी और पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जस्टिस नहीं हुआ। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी की रीज़नेबल ग्राउंड थी और कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, तो उस सूरत में जो कोर्ट है वो उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर देगी। कौन सी कोर्ट? अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो अनसर्टेन हो तो वहाँ पे सेक्शन 18 जो है वो अप्लाई होता है। जो 5 सेक्शन है सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक, ये कॉन्सेप्चुअल बेस है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें आप अगर टेक्स्ट को अच्छे से ना भी याद करें तो चल जाएगा, बस आप इसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपनी जो हेडिंग्स हैं, अपनी जो सेक्शंस हैं उनको याद रखें कि जो सेक्शन 18 है वो अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन से डील करता है और सेक्शन 17 जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है। अच्छा जी, तो सेक्शन 16 के अंदर हमने बात की थी
इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सूट्स थे। अब सेक्शन 19 में हमने उन सूट्स की बात करनी है जहां पे किसी इंसान के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग कमिट हो जाता है और हमने उसकी कंपनसेशन लेनी है। ये सेक्शन स्पेसिफिकली कंपनसेशन के सूट से रिलेटेड है। नंबर 1 वो कहता है कि सच सूट में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड, और दूसरा ऑप्शन है कि वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, यानी कि वो कहता है कि उस इलाके की अदालत को जुरिस्डिक्शन हासिल होगी जहां पे वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ होगा, चाहे वो किसी पर्सन के साथ कमिट हुआ है, चाहे वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कमिट हुआ है। और दूसरा पॉइंट है वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, जहां पे वो डिफेंडेंट रहता होगा या पर्सनल वर्क फॉर गेन करता होगा या बिजनेस करता होगा। इसमें ये जो इलस्ट्रेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी एज एन एमसीक्यूज जो है वो स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है कि फिर जो प्लेंटिफ है वो कराची में सूट फाइल करेगा या ढाका में सूट फाइल करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आ सकती है। इसमें वो कहता है ए रिजाइडिंग इन कराची बीट्स बी इन ढाका। ए जो है वो रहता तो कराची में है, यानी जो डिफेंडेंट है वो कराची में रहता है, लेकिन वो बी को ढाका के अंदर मारता है, ढाका शहर के अंदर जाके उसकी पिटाई करता है, तो वहाँ पे सूट कहाँ फाइल होगा? तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे भी सूट फाइल किया जा सकता है, और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हुई है वहाँ पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। ये देखें एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो जहाँ मर्जी सूट फाइल करे, तो हम ऑप्शन पे लगाएंगे कि वो ढाका में भी सूट फाइल कर सकता है और कराची में भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो ढाका में भी सूट फाइल करे और कराची में भी, दोनों अदालतों में सूट फाइल करे, ऐसा नहीं होगा। उसके पास ऑप्शन है कि वो इन दोनों में से एक कोर्ट को चूज करे कि वो ढाका में सूट फाइल करता है या कराची में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह से एक और एमसीक्यूज बन सकता है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसमें वो कहता है ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन ढाका स्टेटमेंट डेफामेटरी ऑफ बी। ए जो है वो कराची में रहता है लेकिन ढाका के अंदर मिस्टर बी के खिलाफ कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है वो शाया कर देता है, स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है। फॉर एग्जांपल वो ये कह देता है कि मिस्टर बी जो है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, या मिस्टर बी जो है वो कोई गलत काम करता है, या मिस्टर बी, इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट जो है उसकी इज्जत को ख़राब करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कोई स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देता है या कोई पम्फलेट वगैरह बनवा के पब्लिश करवा देता है। तो वहाँ पे कहाँ पे सूट फाइल होगा कि ए जो है वो रहता तो कराची में है और स्टेटमेंट उसने कहाँ पे की? ढाका में। तो यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन है मिस्टर बी के पास कि या तो वो ए के खिलाफ ढाका में सूट फाइल कर सकता है और या कराची में। सेक्शन 19 में हमने मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सूट है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की, लेकिन हमने सिर्फ एक सूट की बात की जो कंपनसेशन का सूट है। अब हमने सेक्शन 20 के अंदर कंपनसेशन से हट के जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होते हैं उसकी बात करनी है, यानी कि इसमें हमने कंपनसेशन नहीं मांगनी, इसमें हम रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं या इसमें हम डेक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं जो कि रिलेटेड हो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें वो कहता है कि कंपनसेशन से हट के जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनमें हम दावा कौन सी अदालत में दायर करेंगे और किस अदालत को उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हासिल होगी। इसमें नंबर 1 पे वो कहता है कि हम दावा उस अदालत में दायर करेंगे जहां पे डिफेंडेंट रहता हो या बिजनेस करता हो या जिस इलाके में पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो। पर्सनली वर्क फॉर गेन का मतलब है कि वो पर्सनली काम करे, ना कि किसी एजेंट के थ्रू। मतलब ऐसा काम करे जिसमें उसकी फिजिकल और मेंटल एफर्ट शामिल हो, यानी कि वो किसी एजेंट के थ्रू काम ना करे। सब क्लॉज बी में वो कहता है कि जहाँ पे ढेर सारे डिफेंडेंट हो, यानी कि जहाँ पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो, तो दावा उस इलाके की अदालत में दायर किया जाएगा जहाँ पे उनमें से कोई एक डिफेंडेंट रहता हो। क्योंकि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम मैटर है और उसमें डिफेंडेंट भी 2-3 हैं और तीनों ने जॉइंटली अगर कोई मिसकंडक्ट किया है तो हम उनके खिलाफ अलग अलग केस करने के बजाय एक ही केस करेंगे। अब ऐसी सूरत में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किस इलाके में दावा दायर करें। तो उसमें वो कहता है कि हम किसी ऐसे इलाके की अदालत में दावा दायर करेंगे जिस इलाके में उनमें से कोई एक डिफेंडेंट रहता हो या पर्सनली वर्क फॉर गेन करे या बिजनेस करे। सब क्लॉज सी में वो कहता है कि दावा किसी ऐसी अदालत में दायर किया जा सकता है जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो होली या पार्टली, यानी कि पूरी तरह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो या उसका कोई एक हिस्सा, यानी कि जहां पे वो फैक्ट्स अराइज हुए हो जिनकी वजह से हमें अपना मैटर कोर्ट में लाना पड़ा है। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है वेयर अ पर्सन हैज अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस, जहाँ पे एक पर्सन परमानेंटली किसी जगह पे रहता है, एंड आल्सो अ टेम्परेरी रेजिडेंस
एन अदर प्लेस, और टेम्परेरीली वो किसी एक और जगह पे भी रहता है, यानी परमानेंट एक जगह पे रहता है और दूसरी जगह पे किसी दूसरे शहर में उसका बस आना जाना है। वहाँ पे उसने वैसे कोई मकान किराए पे ले रखा है या उसका कोई घर है, वहाँ पे बस वो कभी कभार आता जाता है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरीली है, आर्जी तौर पे है। ही शैल बी डीम्ड टू रिजाइड एट बोथ प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन। तो फिर यहाँ पे कोर्ट यही समझेगी कि वो पर्सन जो है वो दोनों जगह पे परमानेंटली रहता है, तो फिर सूट जो है वो किसी भी जगह पे फाइल किया जा सकता है, चाहे उस जगह पे जहाँ पे वो परमानेंटली रहता है या उस जगह पे जहाँ पे वो टेम्परेरीली रहता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यही समझा जाएगा कि वो दोनों जगह पे परमानेंटली रहता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 है। इसमें वो कहता है ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान। एक कॉरपोरेशन जो है वो यही समझी जाएगी कि वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में काम करिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन, अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाती है एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ आल्सो अ सबॉर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। इस एक्सप्लेनेशन में बेसिकली वो यही कहना चाहता है कि जिस तरह से डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनके हेड ऑफिसेस होते हैं, किसी एक जगह पे उनका मेन हेड ऑफिस होता है और बाकी मुख्तलिफ शहरों में उनके सबॉर्डिनेट उनके मातहत ऑफिसेज होते हैं, जैसे फ्रेंचाइजेज होती हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में उसने हमें ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन किसी सबॉर्डिनेट ऑफिस में अराइज होती है तो हम उस इलाके की अदालत में भी केस फाइल कर सकते हैं जहाँ पे वो सबॉर्डिनेट ऑफिस मौजूद है, और हम उस इलाके में भी केस फाइल कर सकते हैं जहाँ पे उस कंपनी का हेड ऑफिस है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।